हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम चालू करने वाले हैं 11th केमिस्ट्री। हम ये जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं ये केमिस्ट्री जेई और जेई मेन और नीट के लिए ये केमिस्ट्री हम चालू करने वाले हैं। तो आज मैं आपको एक इंट्रोडक्शन क्लास दूंगा, मैं आपका सिलेबस डिस्कस करूंगा और बेसिक केमिस्ट्री में आपको बताऊंगा कि एक्चुअली केमिस्ट्री क्या है, हम क्या पढ़ते हैं और हम क्या डील करते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री के डेफिनेशन से चालू करते हैं हम कि एक्चुअली केमिस्ट्री क्या है। तो इट डील्स विथ मैटर, इट्स conversion and energy transformation। तो इस डेफिनेशन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने क्या किया, हमने हाइड्रोजन लिया, उसको ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया, थोड़ा सा गर्म किया, हमें वाटर मिला। अब यहाँ बात क्या है कि जब ये रिएक्शन हो रहा है तो इस रिएक्शन में ये भी एक मैटर है, ये भी एक मैटर है और ये दोनों मैटर मिलकर एक नया मैटर बना रहे हैं और यही हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है। एक मैटर दूसरे मैटर के साथ मिल करके एक नया मैटर बनाता है और साथ में बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। और जब यह एनर्जी निकलती है तो हम उस एनर्जी का मेजरमेंट भी करते हैं। यही केमिस्ट्री है आपका। अब अगर हम बोले कि केमिस्ट्री कितने टाइप की होती है, क्या क्या केमिस्ट्री में हमें पढ़ना है, तो केमिस्ट्री के 3 ब्रांचेस होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये है आपकी केमिस्ट्री। इसमें मेनली 3 ब्रांचेस होते हैं। एक होता है जिसे बोलते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होता है जिसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री के। यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री में हम किसी मैटर के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं, हम कितना एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो पढ़ते हैं। कभी कभी हम ये देखते हैं कि रिएक्शन कितने फास्ट हो रहा है या कितना स्लो हो रहा है, ये भी हम देखते हैं वहाँ पर। तो ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो किसी इक्वेशन, किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करता है। वो बताता है कि रिएक्शन किस सरकमस्टेंस में किस तरीके से हो रहे हैं, क्या हो रहा है वहाँ पर। नेक्स्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली हम इसे कहें तो ये मेनली कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। कार्बन और कार्बन से रिलेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और इनऑर्गेनिक कहने का मतलब रफली अगर मैं स्पीक करूं, रफली अगर मैं आपको बोलूं तो रेस्ट ऑफ जो एलिमेंट्स हैं कार्बन को छोड़कर, जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं।
अब एक बार मैं आपको बता दूं कि आपको क्लास 11 में क्या क्या पढ़ना है। मैं आपको भी बताऊंगा कि फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के कौन कौन से प्रोपोर्शन है वहाँ पर। और एक छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन और आपको मैं दे दूँगा कि अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45% जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है आपका नीट या जेईई मेन के एग्ज़ाम में, और फिजिकल केमिस्ट्री अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35%, और ये भी अप्रॉक्सीमेटली आपका 30 to 35% आता है। ऐसे तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि इनऑर्गेनिक से बहुत सारे सवाल आ गए हैं, लेकिन मैक्सिमम हर ईयर का एनालिसिस देखने से ये समझ में आता है कि ऑर्गेनिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं आपके क्लास 11 में। तो देखिए कौन कौन से चैप्टर्स हैं, मैं एक बार सारे लिख देता हूँ। ये चैप्टर्स के नाम हो सकता है आपने कुछ सुने भी होंगे, कुछ नहीं भी सुने होंगे, तो मैं आपको एक बार सिर्फ लिखवा दे रहा हूँ, आप एक उसे लिख लो और एक एक करके हम फिर उसे डील करेंगे कि ये चीज़ें आपको आगे की क्लासेस में आपको यही सब चीज़ें पढ़नी है। तो देखिए क्या क्या है। देखिए हमें पढ़ना है some basic concepts of chemistry, atomic structure, periodic table, chemical bonding, states of matter, thermodynamics, equilibrium, redox reaction, S block, P block, some basic principle of organic chemistry, hydrocarbon, chemistry, environmental chemistry। तो ये आपका फिजिकल है, ये फिजिकल केमिस्ट्री है, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री, ये इनऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, 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 ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, ये भी आपको ऑर्गेनिक नहीं आता। तो ये आपके चैप्टर्स थे। चैप्टर्स मैंने आपके लिख दिए यहाँ पर, और मैंने क्या किया, मैंने इसको फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के टर्म में भी मैंने इसको क्लासिफाई कर दिया। अब आगे हम जानेंगे कि एक्चुअली केमिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है।
डिफिनेशन से हमें पता चला कि केमिस्ट्री डील्स विथ मैटर, इट्स कन्वर्जन एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस। तो एक्चुअली केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ मैटर। हम मैटर के बारे में ही पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। तो मैटर का डेफिनेशन क्या हो सकता है कि इट हैव सम मास एंड occupies some space। तो मैटर हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। तो मैटर वो होते हैं जिनके पास कुछ मास हो और जो थोड़ा स्पेस को घेरे, उसे हम मैटर बोलते हैं। तो मैटर के क्लासिफिकेशंस भी हम देखते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है मैटर का? सो मैटर का क्लासिफिकेशन हम करते हैं। तो क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है। एक होता है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होता है जिसे हम बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। तो मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन को आप जानते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन में आता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये आपने पहले भी पढ़ा है, प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा है कि मैटर का जो क्लासिफिकेशन होता है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। वो फिजिकल क्लासिफिकेशन है और हम यहाँ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें केमिकल क्लासिफिकेशन भी आनी चाहिए। तो हम देखें कि केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जिसे हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस और एक जिसे हम बोलते हैं मिक्सचर। तो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है मैटर को, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में दो होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं, एक होता है जिसे बोलते हैं एलिमेंट और एक होता है जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड। तो एलिमेंट कहने का मतलब कि वो मैटर जिनके जो पार्टिकल हैं, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वो एटम्स हों। क्या हो? एटम्स हों। और वो मैटर जिनके फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिनके एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या हों? मॉलिक्यूल हों। आप एक सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हैं, एटम्स कहने का मतलब कि एक ही सिंबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे Na, Mg, Hg, Fe, नो सबस्क्रिप्ट, नो सबस्क्रिप्ट। मॉलिक्यूल को पहचानने का तरीका, एक से ज़्यादा सिंबल होंगे और सबस्क्रिप्ट भी होंगे। फॉर एग्जांपल H2, HCl, H2O। तो ये था आपका। अब आगे कंपाउंड को क्लासिफाई किया गया है तीन तरीके से। एक होता है जिसे हम बोलते हैं एसिड, एक होता है जिसे बोलते हैं बेस और एक होता है जिसे बोलते हैं सॉल्ट। तो कंपाउंड कहने का मतलब एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एलिमेंट में भी तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है इसे। एक जिसे हम बोलते हैं मेटल,
एक बोलते हैं नॉन मेटल और एक मेटलॉइड्स। अब अगर इन सभी का मैं एक बार आपको एक डेफिनेशन जैसा बताऊं तो मेटल कहने का मतलब कि वो एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव हों, जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके। और कहने का मतलब और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसे समझने के लिए, जैसे पर्टिकुलरली हम बोलते हैं डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सब मेटल्स में होता है। जबकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उनमें लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेनली गैसियस फॉर्म में होते हैं, डायटोमिक होते हैं। तो ये नॉन मेटल्स में होता है। और मेटलॉइड्स वो एलिमेंट हैं जिनमें थोड़ा मेटल और थोड़ा नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज आ जाते हैं, तो उसे हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। एसिड वो सब्सटेंस है जो अगर टेस्ट वाइज अगर हम बात करें तो ये सॉर होता है टेस्ट इसका। बेस का टेस्ट जो है वो बिटर होता है, और सॉल्ट जो है वो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है, उसे हम सॉल्ट बोलते हैं। तो ये आपका प्योर सब्सटेंस में आगे की क्लासिफिकेशन थी। यहाँ मिक्सचर में दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, एक जिसे हम बोलते हैं होमोजीनियस और एक हम इसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस कहने का मतलब कि अगर एग्जांपल देके बात करूं तो होमोजीनियस मतलब ट्रू सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनियस में दो तरीके के होते हैं। एक होता है जिसे हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, और एक जिसे हम बोलते हैं सस्पेंशन। अब मैं एग्जाम्पल देकर के आपको बताऊं कि जो ट्रू सॉल्यूशन है उसका एक एग्जाम्पल दूं मैं, वाटर प्लस शुगर। और सस्पेंशन का एग्जाम्पल वाटर प्लस सैंड। तो यहाँ पर जो शुगर के पार्टिकल हैं वो वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं, हमें दिखते नहीं हैं। और सस्पेंशन में जो सैंड पार्टिकल है वो डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं। वो उनकी प्रॉपर्टी होती है कि सैंड पार्टिकल सेटल हो जाते हैं और हमें दिखते हैं सैंड पार्टिकल वाटर में। तो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन जो है वो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो मिड पॉइंट आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है, या बीच का एग्जैक्टली मिड नहीं, लेकिन एक बीच का एक ऐसा जोन आता है जहां पर पार्टिकल का जो साइज है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का होता है, तो उसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन दिखने में होमोजीनियस होता तो है, लेकिन वो एक्चुअली होमोजीनियस नहीं होता है, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है उसके वजह से। इसलिए हमने मिक्सचर को तीन तरीके से क्लासिफाई करके रखा है, और ये क्लासिफिकेशन उसके पार्टिकल साइज पे है। सबसे छोटा पार्टिकल साइज ट्रू सॉल्यूशन में होता है, सबसे बड़ा पार्टिकल साइज सस्पेंशन में होता है, और मिड रेंज के पार्टिकल साइज कोलाइडल सॉल्यूशन में होते हैं। अब चूंकि हमने क्लासिफिकेशन देख लिया है मैटर का, तो हम बात करेंगे कि एक्चुअली जो हमें केमिस्ट्री पढ़नी है तो वो हमें एलिमेंट्स के बारे में पढ़नी है, और एलिमेंट्स के थ्रू ही उनके जो सिंपल रेशियोज हैं उसी रेशियोज में आपका कंपाउंड बनता है।
तो हमें एलिमेंट की एक ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए। तो हम आगे बात करते हैं। देखिए, एलिमेंट एलिमेंट कहने का मतलब वो प्योर सब्सटेंस जिसे हम किसी भी मेथड से हम उसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए। ये कंप्लीटली प्योर होता है और इसमें एक ही तरह के पार्टिकल होते हैं जिसे हम बोलते हैं एटम्स। अभी एटम्स जो होते हैं, एटम का खोज डाल्टन ने किया था और डाल्टन ने बताया था कि एटम जो होता है वो सबसे फंडामेंटल पार्टिकल होता है। इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, ना ही इसे क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन आगे के एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा पता चला कि ऐसा बात नहीं है। एटम को क्रिएट भी किया जा सकता है, एटम को डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है, इसे डिवाइड भी किया जा सकता है। तो ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। अभी जस्ट हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली एलिमेंट्स कैसे होते हैं, उनको हम कैसे लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं। हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं एलिमेंट्स के लिए, और वो सिंबल्स ही हम अपने किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए लिखते हैं। एक्चुअली जब हम कोई रिएक्शन होता है तो वो रिएक्शन लैब में होता है और हम बार बार लैब में नहीं जा सकते हैं उस रिएक्शन को करने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि उस रिएक्शन के जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसको सिंबल में लिख करके हम नोटबुक में जब लिखते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन का जो हम सिंबल में रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसे ही हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो कहने का मतलब कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हमने सिंबल्स में लिखा तो वो बन जाता है आपका केमिकल इक्वेशन। तो हमें सिंबल्स आने चाहिए। किसी भी वैलिड केमिकल रिएक्शन का एक नोटेशन जो होता है वही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं कि मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स को लिखूँगा, उसके एटॉमिक नंबर को लिखूँगा और फिर मैं आपको वैलेंसी बताऊँगा कि वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी का यूज़ क्या है, कुछ बेसिक नॉलेज दूंगा आपको। तो देखिए क्या है ये। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो ये जो मैंने ऐसे लिखा है इसमें अगर हम सीक्वेंस दे दें
तो ये इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो ये था आपका। देखिए, तो अब हमें करना ये है कि हम यहाँ पर इस एटॉमिक नंबर्स का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरीके से लिखते हैं उसका एक मेथड है। हम क्या करते हैं कि हम, ये आपका न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में इस तरीके से आपके ऑर्बिट्स होते हैं। ये n=1 होता है, ये n=2 होता है, ये n=3 होता है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि हम कभी भी इलेक्ट्रॉन जब इसमें पुट करते हैं तो हम 2n² से हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को पुट कर सकते हैं। तो 2n² कहने का मतलब पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि 2 × 1² that is 2, n=2 = 2 × 2 का स्क्वायर that is 8, and n=3 = 2 × 3 का स्क्वायर that is 18. So 2, 8 and 18. लेकिन इसमें एक थ्योरी भी है, एक कंडीशन भी है कि कभी भी लास्ट सेल में, कोई भी सेल लास्ट हो, उस लास्ट सेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। और 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा अगर हमें किसी भी सेल में रखना है तो उसके लिए उसके बाद वाले सेल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होने ही चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा तो आपको ये रूल समझ में आएगा। देखिए, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है तो n=1 मिल जाएगा, वो तो एक ही हो जाएंगे। यहाँ पर यहाँ 2 होगा, अब पहला सेल भर चुका है तो यहाँ से क्या होगा, 2 और 1 हो जाएंगे। तो इस जगह पे हुआ क्या, n=1 में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन n=2 में चले गए। इसमें देखिए 2 और 2 हो जाएंगे, यहाँ पर 2 और 3 हो जाएंगे, यहाँ 2 और 4 हो जाएंगे, 2 और 5, 2 और 6, 2 और 7, 2 और 8। अब 8 यहाँ हो गया है। अब आगे हम यहाँ 2 और 9 नहीं लिख सकते, क्योंकि दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है। इसलिए अब यहाँ से 2, 8 और फिर थर्ड सेल चालू हो जाएगा और ये आपका ऐसा हो जाएगा 2, 8, 1। इसके बाद यहाँ हो जाएगा 2, 8, 2, यहाँ होगा 2, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7 and 2, 8, 8। अब यहाँ 8 तो ये हो चुका है, आगे हम 2, 8, 9 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा तभी हो सकता है जब कि उसके बाद वाले सेल में भी हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो, जो कि यहाँ है नहीं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2, 8, 8, 1 and 2, 8, 8, 2। तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने
एटॉमिक नंबर के आधार पर लिखा। एटॉमिक नंबर वो नंबर होता है जो कि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन और जितने सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोनों बराबर होते हैं और उसी को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। सो एटॉमिक नंबर Z is equals to P is equals to E for a neutral atom। तो ये था आपका, इसमें हमने देखा कि यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 है, यहाँ एटॉमिक नंबर 2 है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 हैं। जिसके जितने एटॉमिक नंबर हैं वो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ पर। और ये आपका एक, जितने भी मैंने यहाँ एलिमेंट्स का सिंबल लिखा है ये सारे के सारे आपके न्यूट्रल एटम्स हैं। तो हम ये जानते हैं कि एलिमेंट्स जो हैं वो रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके सिंपल रेशियो में वो कंपाउंड बनाते हैं। तो कंपाउंड बनाते हैं, इसके लिए हमें एक टर्म मालूम होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो उसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि एक्चुअली रिएक्शन क्यों होता है। तो हम देखें कि एक्चुअली रिएक्शन क्यों होता है, उसमें हम समझते हैं। देखिए एलिमेंट्स जो हैं वो खुद में रिएक्शन करके कंपाउंड बना देते हैं। तो एक्चुअली कोई भी सिस्टम, कोई भी चीज, कोई भी आदमी वर्क इसलिए करता है कि उसे स्टेबिलिटी मिले, उसे एक अच्छी पोजीशन मिले। तो जो एलिमेंट है वो रिएक्शन करके कंपाउंड में इसलिए चेंज हो रहा है कि कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है और वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ही आपका एलिमेंट कंपाउंड में चेंज हो जाता है। तो जब कहीं भी ऐसा होता है तो हमने देखा कि जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स किसी एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं ऑक्टेट। ये ऐसा देखा गया है कि अगर लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल होता है, जिसे हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल जैसे क्या है कि फॉर्मेशन अगर हम देखें Na और Cl का, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि Na जो है वो बन रहा है Na प्लस और Cl बन रहा है Cl माइनस। तो एक्चुअली Na जो कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 था, ये बन गया आपका Na प्लस में, तो यहाँ हो गया आपका 28 और एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। उसी तरह Cl ने क्या किया है, Cl एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये Cl माइनस बन रहा है और यहाँ 287 था जो कि बाद में 288 हो जा रहा है। तो इस तरीके से ये ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं और इसी ऑक्टेट कंप्लीट करने के प्रोसेस में वो कंपाउंड बनाते हैं। तो हमें करना ये है कि हमें जितने भी इलेक्ट्रॉन 8 ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए चाहिए
उसी के हिसाब से हम वैलेंसी को क्रिएट करते हैं। जैसा देखिए यहाँ पर इस केस में अगर हम बात करें, यहाँ पर ये सोडियम केस में, तो यहाँ पर 2 8 और यहाँ एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हम कहेंगे कि इसकी वैलेंसी 1 है। यहाँ इसकी वैलेंसी 2 है, यहाँ इसकी वैलेंसी 3 है और यहाँ इसकी वैलेंसी 4 है। लेकिन जैसे हम यहाँ पर 4 से आगे चले आए, 5 में चले आए, तो अब हमें क्या करना होगा कि ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जब गेन करेगा तो 8 तक पहुंचने के लिए इसको चाहिए 8 - 5 दैट इज 3, यहाँ चाहिए 8 - 6 दैट इज 2, यहाँ चाहिए 8 - 7 दैट इज 1। तो ये आपकी वैलेंसी है। अब इन केसेस के बारे में बात करें तो 2 चीजें होती हैं, एक ऑक्टेट होता है और एक ड्यूप्लेट होता है। ड्यूप्लेट भी बहुत स्टेबल होता है। तो हम यहाँ हीलियम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, हीलियम भी एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाता है। तो लिथियम हीलियम जैसा बनने की कोशिश करेगा, इसलिए यहाँ वैलेंसी इसकी 1 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 3 होगी और यहाँ इसकी 4। और यहाँ पर ये ऑक्टेट बनाने की कोशिश करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता है, इसलिए 8 - 5 दैट इज 3, यहाँ 8 - 6 दैट इज 2, यहाँ 8 - 7 दैट इज 1। तो ये आपकी वैलेंसी थी। तो हमने देखा कि किसकी क्या क्या वैलेंसी है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कैसे निकलेगा। देखिए जैसे हमने लिथियम लिया, लिथियम का 3 होता है, सो 2 and 1। अब ये ड्यूप्लेट बनाने की कोशिश करेगा, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो 4 5 6 7 8 and 9। तो यहाँ पर 2 and 2, 2 and 3, 2 and 4, 2 and 5, 2 and 6 and 2 and 7। तो हम करेंगे क्या कि लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ ये लास्ट सेल है, ये n = 1 है, ये n = 2 है। यहाँ सभी n = 2 में ही लास्ट इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और आपका फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। तो जब तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तक पहुंच रहा है, तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही वैलेंसी हो जाएगी। मीन्स वैलेंसी is equals to valence electron if valence electron is up to 4। तो हम देखते हैं 1 2 3 and 4 and valence electron is equals to 8 minus valence electron if valence electron is greater than 4। तो जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 4 से ज़्यादा हुआ, तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, 8 - 5 कर देंगे, डेट इज 3 हो गया। यहाँ 8 - 6 कर देंगे, डेट इज 2 हो गया और यहाँ 8 - 7 कर देंगे, डेट इज 1 हो गया।
जो मैंने आपको इससे पहले एटॉमिक नंबर्स लिखवाए हैं उन सभी का आप खुद से वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी निकालिए। आपको दिखेगा कि क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी होती है। इसी फॉर्मूले पे आप ऐसा कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, हमें फॉर्मेशन करने को बोलता है कि आप फॉर्मेशन करो कंपाउंड का। तो मैं आपको एक टेबल वैलेंसी का डायरेक्टली लिखवा देता हूँ अप टू कैल्शियम तक, और उससे आपको फॉर्मेशन करना है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी 0 होती है, इसकी भी 1 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 3, 4, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 1, 0, 1, 2, 3, 4, 3, इसकी 4, 1, 0, 1 एंड 2। ये सारा मैंने आपको वैलेंसी लिखवाया है सभी का। अब हमें करना क्या है, मान लीजिए आपको कंपाउंड बनाने के लिए बोल रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ compound having oxygen and hydrogen। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से जो कंपाउंड बनेगा उसको आपको बोल रहा है फॉर्मेशन करने के लिए, बनाने के लिए बोल रहा है। आप क्या करें, हाइड्रोजन लिखें, ऑक्सीजन लिखें, हाइड्रोजन की वैलेंसी लिखें और ऑक्सीजन की वैलेंसी लिखें, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका बन गया H2O। इस तरह से ही आपका फॉर्मेशन होता है। अब अगर आपको बोले कि आप फॉर्मेशन करिए किसका, Mg मैग्नीशियम क्लोराइड बोलेगा आपको, उसने नाम बोल दिया मैग्नीशियम क्लोराइड, उसके फार्मूला को लिखिए आप। तो मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब Mg एंड Cl। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया MgCl2। आपको बोले कि एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाओ, कैसे बनाएंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो हम लिखेंगे कि एल्यूमिनियम एंड क्लोराइड। सो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 और क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया AlCl3। ये फॉर्मूला है आपका। तो इस तरीके से आप जो वेरियस कंपाउंड्स हैं उस कंपाउंड्स को आप बना सकते हैं। कभी आपको बोले कि आप लिथियम नाइट्राइड बना के बताइए, तो लिथियम देखिए आपको बना के बताता हूँ। ये रहा आपका लिथियम, ये रहा नाइट्रोजन। लिथियम की वैलेंसी 1, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया लिथियम नाइट्राइड। अगर बोले मैग्नीशियम नाइट्राइड बना के बताइए, तो Mg(N)2 3 Mg(3N2)। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड को बना सकते हैं, उसकी फॉर्मेशन को हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी कंपाउंड्स मैंने आपको बना के बताया, ये सारे कंपाउंड्स में हमें करना ये था कि हमें उसके वैलेंसी को एक्सचेंज कर देनी थी और वो
आपका बन जाता था। तो जैसे देखिए एक और एग्जांपल अगर हम देखें, जैसा मैंने लिया एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अब इसकी वैलेंसी 3 और इसकी भी वैलेंसी 3। तो ऐसे केस में जब दोनों ही वैलेंसी सेम हो जाएंगी तो हम इसका सिंपल रेशियो लेंगे और ये आ जाएगा आपका AlN, सिंपल रेशियो 1:1, तो ये हो जाएगा AlN। तो जब भी वैलेंसी सेम हो जाए तो हम सिंपल रेशियो लेते हैं। फॉर एग्जांपल Mg और ऑक्सीजन से मिलके जो कंपाउंड बनेगा, इसकी भी वैलेंसी 2, इसकी भी वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया Mg हुआ गया। तो ये था आपका कि 3 तरह के केसेस थे। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये कंपाउंड बनते हैं, हम वैलेंसी को एक्सचेंज करते हैं और कंपाउंड बन जाते हैं। आगे कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जहाँ वैलेंसी का एक्सचेंज तो होता है लेकिन वो बाइनरी नहीं होते हैं, वो एक से ज़्यादा कंपाउंड होते हैं। कुछ एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, जैसे हमने लिया कार्बन, हमने लिया हाइड्रोजन, कार्बन की वैलेंसी 4, हाइड्रोजन की वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया CH4 है। ये आपका मीथेन होता है। यहाँ कार्बन की वैलेंसी ऑलवेज 4 होती है, ऑलवेज 4 होती है। और जब हम इसे बनाते हैं तो इसे हम कुछ ऐसा बनाते हैं, और ऐसा बनाने के बाद हम बता सकते हैं कि कार्बन के हमेशा 4 हैंड ही होते हैं। ये जो हैंड आपको दिख रहे हैं, ये हैंड 4 हैंड होते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए इसका हैंड सिर्फ एक आपको दिख रहा है यहाँ पर। ऑक्सीजन के 2 हैंड होते हैं क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है। नाइट्रोजन के 3 होते हैं। तो अगर हम क्या करें कि कुछ कंपाउंड लें, कार्बन से रिलेटेड हमने कुछ कंपाउंड लिया और उस कंपाउंड को अगर हमें बनाना है तो हम किस तरीके से बनाएंगे। देखिए, हमने कार्बन कंपाउंड लिया, ठीक है। तो जैसे हमने लिया है CH4, तो इसलिए क्या है कि ये आपका ऐसे ये 4 हैंड बनेगा इसमें। अब अगर हम इसको क्या करें कि इसमें हम थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं और चेंज करके हम CH2 ऐड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब हम CH2 ऐड करेंगे तो CH2 ऐड करने के लिए हम क्या करें कि हमने यहाँ CH3 लिया, यहाँ H लिया और इन दोनों के बीच में हमने CH2 को ऐड कर दिया। तो ये आपका बन गया H3CH2। अब अगर हम इसका जो इसका स्ट्रक्चर है वो बनाए तो वो बनेगा ऐसा। देखिए,
आपको यहाँ दिख रहा होगा कि कार्बन के 4 हैंड है, ठीक है। आगे इसी में H3CH3 में अगर हम CH2 ऐड करें तो ये होगा आपका H3CH2CH3। और यहाँ भी देखिए कार्बन के 4 हैंड है, ये देखिए कार्बन के 4 हैंड है, हर जगह कार्बन के 4 हैंड है और हाइड्रोजन के 1 हैंड है। इस तरह से आगे आप और भी कंपाउंड बना सकते हैं। आप CH2 ऐड करते जाएं। देखिए फिर से नेक्स्ट देखिए कैसे करेंगे हम। ये देखिए H3CH2CH3, इसमें हमने इन दोनों के बीच में ऐड करना है CH2 को, एक और CH2 इन दोनों के बीच में ऐड कर दिया। अब इसका स्ट्रक्चर देख के हम चेक करते हैं कि क्या कार्बन की सारे वैलेंसी को आई हैं। तो देखिए तो ये है आपका, देखिए कार्बन की सारी वैलेंसी 4 है यहाँ पर और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। तो ऐसा जो सीरीज है, इस सीरीज में हमने क्या किया है कि इस सीरीज में हमने देखिए पहला हमने CH4 लिया था, फिर हमने इसमें जब ऐड किया तो इसको लिखा CH3H और फिर CH3H इन दोनों के बीच में CH2 ऐड कर दिया और फिर इसको बना दिया CH3CH3। फिर इन दोनों के बीच में हमने CH2 का ऐड किया CH3CH2CH3। तो ये आपका इंटरमीडिएट है, ये दोनों इंटरमीडिएट हैं, इन दोनों को मैं हटा देता हूँ। अब देखिए तो ये जो आपके कंपाउंड्स हैं ये एक सीरीज के कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं एल्केन्स। और इन एल्केन्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। अब n = 1 रखेंगे तो ये आएगा, देखिए गौर से C1H4। n = 2 रखेंगे तो आएगा C2H6, यहाँ भी है C2H6 है। n = 3 रखेंगे तो आएगा C3H8, तो 3 × 6 और 2 8। फिर यहाँ अगर एक CH2 अगर हम ऐड कर दें तो CH3 CH2 CH2 CH3 ये आ जाएगा आपका n = 4। तो इस तरीके से हम एल्केन के और भी कंपाउंड्स को हम बना सकते हैं। फॉर्मूला हम यूज करें या ना करें, ये जो फॉर्म मैंने आपको बताया है इसे हम बोलते हैं कंडेंस फॉर्म। और जब हम इसे एक्सपैंड करेंगे, जैसे इसको मैंने लिखा H, इसको मैं लिखा इस तरीके से, इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको भी देख लेते हैं। इसे भी देख लेते हैं। तो इस तरीके से हम एक्सपेंडेड फॉर्म और कंडेंस फॉर्म हम बना सकते हैं। हमें वैलेंसी का नॉलेज होना चाहिए तो ये बन जाएगा। कल हम सीखेंगे, कल नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम ऐसे सीरीज का नाम कैसे लिखते हैं। हम रूट वर्ड जानेंगे, हम सफिक्स जानेंगे, हम प्रीफिक्स जानेंगे और फिर हम नाम लिखना जानेंगे और हम जानेंगे कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो आज के लिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे।